अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन पर सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत सारी बातें आपसे कहनी हैं और बहुत सारी बातें कहने को मन भी करता है, और कुछ अरसे से चूँकि हमारा फोकस एक ख़ास मौजू पर है, एक ख़ास नज़रिए पर है, एक ख़ास फ़र्द पर है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम फोकस हटने नहीं देंगे और ये फोकस बरकरार रहेगा, लेकिन और भी जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमें ज़ाहिर है कि बात करनी है और करेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नीले पीले चैनल को इतना कहना चाहता हूँ आज कि वो अपने आप को लगाम डाल ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस चैनल पर हो रहा है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो बाज़ आ जाएं, वरना बहुत खुसूसी प्रोग्राम भी होगा और बहुत कुछ बताया जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मौजू पर ना आएँ। उसकी वजूहात ये है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किसको कौन उठा के ले गया है। लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने किया है वो अगर हमने दिखा दिया, और जो हिमायत में वहाँ बोल रहे हैं 2-3 लोग, तो फिर ये मत कहिएगा कि प्रोग्राम कर दिया तो फ़लाँ चीज़ हो गई, फ़लाँ चीज़ हो गई, क्योंकि ये जो कौम है और ये जो उम्मा है, इसका जो सबसे ख़ूबसूरत पहलू है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करती है, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, अपने इदारों से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो थोड़ा ख्याल कर लें, ये मैं आज बता रहा हूँ। अगर ये सिलसिला जारी रहा और वहाँ से ये गुफ्तगू बंद नहीं हुई, जो कि आप उनका भी तो जुर्म बताएं, अगर ये गुफ्तगू बंद नहीं हुई तो फिर जुर्म हम बताएंगे, फिर बहुत कुछ हम बताएंगे। ये दुनिया जाए भाड़ में, हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, हमें आखिरत से लेना देना है। दुनिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ने तो वैसे ही ख़त्म होना है, कितने अरसे और जीना है और कितने अरसे और मरना है, कि किसी को कुछ नहीं पता। कौन अपनी उम्र 500 साल लिखवा के लाया है, ज़रा आ जाए मेरे सामने। किसी की 70 होगी, किसी की 80 होगी, मौत हो गई तो 100 हो गई, इसके बाद तो दुनिया में जान ही जाना है, लेकिन आखिरत में जवाब देना और कब्र से शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। तो या तो ये तय कर लें कि जंग वालों ने जंग कर दी है, तो जंग वालों ने अगर जंग कर दी है तो तय कर लें। उसके बाद फिर अगर हम बोलने पर आए तो हम तो बोल हैं और बोलेंगे। लिहाजा अभी आपको समझा दिया है, यहाँ तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। ये जुमला भी मेरा ही दिया हुआ है, अब तक के लिए इतना ही, ये भी मैंने ही दिया है, तो अब तक के लिए इतना ही। थोड़ा ज़रा ख्याल कर लें। आपको लेकर चलते हैं ज़रा तारिक फ़तेह की कुछ हर्ज़ सराइयों की तरफ, लेकिन वो उसकी वजह क्या है। तारिक फ़तेह का एक नया कारनामा, मैंने तो सोचा था कि रोज़ाना एक सेगमेंट उसका रखूँगा और जो उसने पुरानी बातें की हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन अब उसने एक नई हरकत की। एक शख्स है, उसका नाम है उमर दाऊद खटक। उमर दाऊद खटक पहले पेशावर में रहता था, यहाँ से भागकर जलालाबाद गया। जलालाबाद में अफ़गानिस्तान में इसकी पुश्त पनाही की जाती रही। वहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के लोग हैं, मुल्ला फजलुल्लाह टाइप के लोग, उन्होंने इसकी हिमायत की, मदी और इसको उकसाया कि ये आज़ाद पश्तूनिस्तान की तहरीक चलाए। एक बहुत ही बेगैरत और एक बहुत ही जलील और गिरा हुआ इंसान है। तो ये वहाँ से फिर अजीत दोवल के हाथ लगा। अजीत दोवल इसको लेकर चला गया भारत, और भारत में इसकी यानी समझ लीजिए कि इसको पालना शुरू किया, इसको खिलाना पिलाना शुरू किया और इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभारना शुरू किया। अब ये शख्स जो है, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं आज़ाद पश्तूनिस्तान बनाऊंगा, बल्कि कहता है कि पाकिस्तान में पख्तून औरतों के साथ हुकूमत बुरा सलूक करती है, उनसे जिस्म फरोशी कराती है, उनकी इस्मत दरी करती है। पख्तूनों के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक किया जा रहा है। पख्तून पाकिस्तान में महफूज नहीं है। जो पख्तून बिरादरी है उनकी बच्चियों को बेचा जाता है। यानी इस तरह का आइडिया वहाँ सेल कर रहा है भारत के अंदर, ताकि इसे वहाँ बहुत ज़्यादा पजीराई मिल सके। और इसके साथ खड़ा है वही मलऊन, वही कमीनुन नस्ल और वही बदफितरत और नुत्फ़े नातहक़ीक़ जिसका नाम है तारिक फ़तेह। आइए आपको पहला क्लिप दिखाते हैं। Born on the Indus River, and soon Sindh will be with him. And you are a disgrace to Pakistan, Tariq Fateh. There is no such thing as You are a Pakistan. disgrace to Pakistan. So There is nothing. Name We are not Pakistan as We are your not birthplace. Pakistanis. Take Because your these people Pakistan, want you here. take your Arab Pakistan disgrace and go Pakistan. to some desert somewhere in the Middle East and ask them for the right price. They'll buy you for that.
But let me tell you Yeah, what we are exactly. happy to be Pakistanis. We are proud to be Pakistanis. Oh, yes. Not a turncoat like you. Yeah, who sells let his me- soul let me like educate Mephisto, the viewers. please. Sell it to the devil, Tariq Fateh. You and your great Muhammad Ali Jinnah, who ran away with his friend's little daughter and committed Oh, for statutory God's rape, sake, oh, for God's they sake, Tariq ordered the Fateh. first We know all genocide. about you. You are a bootlicker. You are licking Oh, the I boot love of the it. I Canadians love Indian and now soil. the Indians. I love Indian soil. Trust me. Yeah, you should please too. do, please do. Yeah, I know how much Punjab they is pay not you for it. Arabia. You Punjabis who have forgotten your own language and banned it, you act as if you're some pedestrian Arabs sent over here to clean the toilets of the sheikhs. You need to understand, it is Muhammad Ali Jinnah who ordered the first massacre of Pashtuns in Barbara in 1947. You wouldn't even know where Barbara is. He collected 600 workers of Bacha Khan's red shirts and slaughtered them on the bank. You wouldn't know that because you found the 3 million Bangladeshis that you killed. You are quite happy with that. Your 100,000 The 3 soldiers million who Bangladeshis raped is a Bengali myth. women, you live with that. You are For God's murderers sake, it's a and myth. genocide It is a myth. No, we are creators. not murderers. You are a turncoat and you are for sale. I love to and be your a voice is for sale. turncoat. I'd rather be a prostitute in India than a miserable Arab bootlicker and toilet cleaner from Punjab, Pakistan. Shame on you. You don't even speak your own language. You're ashamed of that. Go and sell yourself to the Chinese, to the Americans, Tariq or the Fateh, Saudis, Tariq to the Fateh, highest that is exactly bid. what you have All done. right, okay. अब मसला क्या है? मसला ये है कि भारत में किसी भी जगह दम नहीं है. इतनी हिम्मत तो है नहीं है कि मुझे बुला लें, वरना ये बोल सकता था. इसका टेलीविज़न स्क्रीन के पीछे से ही मुंह मरोड़ देता मैं, ये बोल नहीं सकता था. अब हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जिनसे बात नहीं की जाती. वरना जब ये अपने आप को तवाइफ कह रहा था तो मैं तो उसी वक्त कहता कि तुम मेल एस्कॉट से कम हो कहाँ. तुम्हारा तो काम ही यही है. तुम वहाँ पर अपना पूरा जिस्म ही तो बेच रहे हो. जिस्म के साथ साथ ईमान बेच रहे हो, अपना ईमान के साथ साथ अपनी वतन परस्ती बेच रहे हो. सब कुछ तो बेच दिया तुमने. तवाइफ भी धंधा किसी वक्त बंद कर देती है. तेरा तो 24 घंटे कोठा खुला रहता है और तू मुसलसल धंधा करता रहता है. तू इतनी बड़ी तवाइफ है. तो कह रहे हैं ना, मैं मुझे तवाइफ होने पर फ़ख्र है, तो तू इतनी बड़ी तवाइफ है. लेकिन उसके साथ साथ इस शख्स ने जब ये कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मेरे कायदे आज़म के बारे में, तो इसको भी तो अपने ग्रेट लीडर नेहरू के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ डेट्स मारा करते थे और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने कितनी डेटें मारी हैं. 3 शौहर बदले हैं और ये भी नहीं पता था कि संजय किसका बेटा है. अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी तारीख आपको बता दूंगा कि संजय गांधी किसी और का बेटा था, राहुल गांधी किसी और का बेटा था. फिरोज नाम के आदमी से एक शादी की, यानी दोनों शादियां मुसलमानों से की. ये बच्चे तो सारे मुसलमानों के पैदा हुए हैं. तो इनको पता कुछ है नहीं. और बात करते हैं आकर पश्तूनिस्तान. जिन बाचा खान की बात कर रहे हैं वो बाचा खान पाकिस्तान के हीरो हैं. बाचा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद है. तारिक फतेह, बाचा खान नाम की कोई चीज़ भारत में मौजूद नहीं है. बाचा खान पख्तूनों के लीडर हैं. बाचा खान बाइस फ़ख्र, बाइस काबिल एहतराम है. बाचा खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था. उनकी नस्ल पाकिस्तान में परवान चढ़ी है, जिनका नाम खान अब्दुल वली खान साहब है, जिनसे मैं ज़ाती तौर पर जिनकी गोदों में खेला हूँ. मैं उनकी अहलिया बेगम नसीम वली खान साहबा मेरी वालदा की दोस्त रह चुकी हैं. और इसके साथ साथ इसफंदयार वली साहब जो उनके साहबजादे हैं, आज भी मेरे सर पे हाथ रखते हैं. किस नस्ल की बात कर रहा हो? ये सब पाकिस्तान में रहते हैं. ANP की हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में. पता तुम्हें, तुम किसको उकसा रहे हो? किस पख्तून कौम को उकसा रहे हो? ये बड़ी बागैरत कौम होती है. ये बेगैरत नहीं होते, ये बागैरत लोग हैं. इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है. रेफरेंडम के जरिए आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हुए हैं. ये पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे. पठान पाकिस्तान का पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देगा, क्योंकि पे से पठान है और पे से ही पाकिस्तान है. तुम क्या जानो, तुम्हारे तो पे से भी कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये आज़ाद पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान की तहरीक, ये 4-2 टके के लोग, बरामदाग बुख्टी, मेहरान मरी, नंगे मिल्लत, नंगे वतन, नंगे असलाफ, गद्दार, बदबूदार, मुताफिन, इनके साथ बैठकर तुम ये समझते हो कि तुम पाकिस्तान को उखाड़ लोगे? तू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता. तू सिर्फ बैठकर वहाँ बकवास कर सकता है और चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा. तुझे चैलेंज किया था, वो उस तरफ मैं आता हूँ. पहले मैं आपको उमर दाऊद खटक के बारे में बताऊँ. उमर दाऊद खटक कौन है? उमर दाऊद खटक एक भारत की जो कठपुतली हुकूमत है, इसको बल्कि यूँ समझ लीजिए कि अशरफ गनी
जो कि अब पाकिस्तान की तरफ ऐसा ऐसा माइल हो रहे हैं, और इसमें कमर बाजवा साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन ये जो किरदार कुशी कर रही थी कठपुतली हुकूमत, इसमें ये भारतीय टुकड़ों पर जो इस वक्त पल रहा है, ये उमर दाऊद खटक इसका नाम है। उमर तो मैं नाम हटा ही देता हूँ इसका नाम में से, उमर तो कहना भी नहीं चाहिए इसे, दाऊद खटक इसका नाम है। और इसने, बल्कि दाऊद भी नहीं कहना चाहिए, खटक भी नहीं कहना चाहिए, तीनों बड़े इज्जत वाले, दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उमर, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम, खटक हमारे पख्तूनों की एक बड़ी काबिल फ़ख्र ज़ात है। खुशहाल खान खटक जैसे अजीम लोग पैदा हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो घटिया आदमी जो इल्ज़ामात लगा रहा है, ये कह रहा है कि ANI को इसने इंटरव्यू दिया, इसने कहा है कि पाकिस्तान में पख्तून औरतों से जिस्म फरोशी कराई जाती है और उन्हें सेक्स स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसने इल्ज़ाम लगाया है कि आर्मी ने ये सारे काम किए हैं और आर्मी ने पख्तूनों को गुमराह किया है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पश्तून लिबरेशन आर्मी बना रहे हैं और हम दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। हमारे पास एक पैकेज है, ज़रा देखते हैं। Pakistan has kept hundreds of Pashtun girls in their Lahore prostitution center to use them as sex slaves and to raise money in this way. And when they were doing operation in Swat, in Waziristan, they took a lot of young girls. And there are proof and evidences, and people of the areas are talking about this. तो बहुत जुल्म करते हैं। आता है आर्मी के ड्रेस में कोई नहीं आता, आर्मी ही है। वो एक गांव नहीं, कई गांव उन्होंने मुकम्मल तौर पर बलडोज किए हैं, बाज़ार उन्होंने लूट ली हैं, बलडोज की हैं, लड़कियों को ये ले जाते हैं, रेप कर जाते हैं और कारपेट बम्बिंग करते हैं, हीवी वेपन्स यूज़ करते हैं पश्तूनों के ख़िलाफ़। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है उधर, इस वजह से वो 2 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस्ड देयर। बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। इट्स द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी इन दिस रीजन। कोई भी बालिग़ नज़र फ़र्द इस क्लिप को देखने के बाद ये महसूस कर सकता है कि ये स्क्रिप्टेड है, जो कुछ बोल रहा है वो स्क्रिप्टेड है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए आप मेरी बात को जैसा भी समझना चाहें समझें, लेकिन मुझे मालूम है मैं रहूँ या ना रहूँ, ये मेरी बातें ज़रूर गूंजेंगी। इस पूरी साजिश के पीछे एक ही आदमी है, उसका नाम है अजीत कुमार दोवल। अजीत कुमार दोवल ये सारे काम कर रहा है और उसने ही ये तारिक फ़तेह का फितना खड़ा किया है। और मैंने आपको बताया कि तारिक फ़तेह को नेशनैलिटी उस वक्त मिलती जब वो मुझे कॉर्नर करने में कामयाब हो जाता, लेकिन हमने क्या किया वो हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन पहले हम आपको, क्योंकि देखिए आप बताना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप ये पूछते होंगे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मनाज़े का चैलेंज देने की। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भाई, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी कुत्ते के मुंह लगूं। लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि भारत में बैठकर एक शख्स पाकिस्तान बाद में इस्लाम, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और उसके साथ साथ हमारे और आपके महबूब, बल्कि फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका पूरा ख़ानदान और हमारी फ़ौज, हमारे इदारों, उनके ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, पूरी कौम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, पूरे पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। तो किसी पाकिस्तानी में तो दम होना चाहिए कि इसको बताए कि तेरे अंदर कितना दम है। अब एक पाकिस्तानी ने पूरे भारत को हिजड़ा बना दिया है, पूरा भारत हिजड़ा नपुंसक बन गया है। हिजड़े हैं साले सब के सब, एक भी सामने आने को तैयार नहीं है। मैंने खास तौर पर कहा कि आ जाओ, मुझे लाइव बुला लो, कोई आने को तैयार नहीं है। साबित कर दिया भारत ने कि भारत की 1 अरब की आबादी हिजड़ों की आबादी है, ख्वाजा सराओं की आबादी है। एक आदमी भी मर्द के बच्चे से मुकाबला करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं जब चाहो मुझसे मनाजरा कर लो, मैं तुमसे तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे क्या मनाजरा करोगे? तुम्हारी एक क्लिप्स जब तुम्हें दिखाए जाएंगे तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। जरा ये क्लिप आप देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये वो क्लिप है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पहले ये इंडिया को बुरा भला कहता था। ये किसी का भी नहीं है, ये थाली का बैंगन है, ये बेपैंदे का लोटा है। ये जो टॉयलेट क्लीनिंग की बात करता है, अरे शेखों के टॉयलेट साफ कौन करता है तो दूर की बात है, तू अभी वहां पर भारत में हिंदुओं की खुड्डियां साफ करता रहे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसने इस्लाम के बारे में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये क्यों आएगा मेरे सामने और उसने क्या ट्वीट किया है उसके बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसका क्लिप देखिए
इस्लाम के बारे में ये क्या कह रहा है, इस्लाम के बारे में क्या बकवास कर रहा है। हमने इसको उर्दू में नहीं कराया क्योंकि ये हम नहीं करा सकते थे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जरूर कि क्या कह रहा है, जरा सुनिए। Evening, sir. Sir, what is the meaning of, according to you, what is the meaning of being a Muslim? Very interesting. Most Muslims will have a convulsion if they listen to my answer. A Muslim is essentially a Jew who has adapted Judaism to Arab pagan culture. Now what does it mean? What is Arab pagan culture? Arab pagan culture is Hinduism incorporated deeply into from India into the tribal tribe. I'll give you two simple examples. The Hindus do 7 pheras around the lingam, and what do? We do counterclockwise. You have the male organ of creation. We do Hajj and we go and kiss the shape of a vagina, except we don't know what we are doing. So all we are doing is that the Muslims are doing ulta to what the Hindus are doing. And then why we are doing it? With the religion that we have taken from Judaism. Same monotheism, same rejection of anything, same prayers a day, same fasting, same enmity with the pig, same circumcision, the alliance of circumcision that brings interfaith people together, same head shaving, same top to bottom, same. And what does the Quran say, by the way, about the Jews? You will be given the land of Palestine. What do the Arabs say? The Jews are occupiers. Is the Quran right or the Arabs right? I say the Quran is right. The Arabs get upset. So, then it comes to who's a Muslim. A Muslim is a person who believes in essentially Tawheed, which means he associates no one with whatever the Creator is. Whether it's Om or whether it's Brahma, or whether whatever we call it, is one. Number two, it gets down to simplicity. He pays an annual wealth tax, which hardly any Muslim does. Ye dard hone wali baat hai. Number three, he has to pray to the Creator. It doesn't even say how many times. It doesn't even say how. Number four, if he has money, he goes to Hajj. I think that was a last minute amendment to the constitution because the Arab said, sir, aap ja rahe, hamara kya banega? Sadda ki banega? Unne kaha, lo inu na Hajj kara do. देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद। तो आपने मुलाहजा फरमाया क्लिप, उलमाए किराम क्या फरमाते हैं, कब तक ख्वाब गफलत में सोते रहेंगे पाकिस्तान के उलमाए किराम। ये बरेलवी, ये देवबंदी, ये अहले हदीस, ये अहले तशय्यो, ये कब तक ख्वाब गफलत में रहेंगे। अगर और सोना है तो मैं लोरियाँ सुलाने वाले भेज देता हूँ, वो सुना देंगे आपको, आप सोते रहिएगा। आपने तो सुना नहीं है, ये काम तो आपने देखनी है कि क्या कह रहा है वो शख्स। वो आपके काबे के बारे में कह रहा है, हमारा आपका काबा, और उसकी तशबीह दे रहा है कि जिस तरह 7 फेरे शादी में लिए जाते हैं वैसे ये उल्टे 7 फेरे ले लेते मुसलमान, माज़अल्लाह। उसने हजर अस्वद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसके सब टाइटलिंग में भी डैश 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 कर दिया था। नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा, पाकिस्तान की उलमाए किराम को सोचना होगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को सोचना होगा किस बुनियाद पर भारत से दोस्ती की जाए, जब भारत इन कुत्तों को पाल रहा है जिनको भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या हमारे मुल्क से, मैं सवाल करता हूँ और ये मेरा बड़ा गैर जानिबदाराना सवाल है, क्या हमारे मुल्क से आज तक को कि हमारा अकीदा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अकीदा है ला। सबसे पहले हम नहीं से शुरू होते हैं, हम हाँ से नहीं शुरू होते, हम नहीं से शुरू होते हैं। हाँ से हम शुरू नहीं होते, हम कहते हैं ला, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
यानी हम किसी और को माबूद नहीं मानते, लेकिन हमारे यहां से कभी इनके 300 या 3 करोड़ या जितने भी इनके करोड़ माबूद हैं उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू हुई है? कोई एक क्लिप मुझे दिखा दें आप, कोई एक क्लिप जिसमें पार्वती, शंकर या गणेश या कृष्ण या राधा या राम इनके खिलाफ कोई लफ्ज इस्तेमाल किया गया। कोई एक क्लिप मुझे दिखा दें। जैसे कि हम इज्जत करते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। हमारा कुरान हमसे कहता है कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, कहीं पलट कर वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कह दे। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन आपके मुल्क से, भारत से, हमारे दीन पर, हमारे अकीदे, और वहां के मुसलमान काहे के मुसलमान, कौन से मुसलमान, किधर गए बरेली शरीफ के मुसलमान, किधर गए दारुल उलूम देवबंद के मुसलमान? क्यों खामोश बैठे हुए, आवाज नहीं उठाते, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है? कहां से आएगी ताकत, कहां से आएगी हिम्मत? हलवे मांडो से फुर्सत मिले तो हिम्मत आए, वरना इतनी बेहुदा गुफ्तगू के बाद। ये तो हर मुसलमान का फर्ज है, किसी आलिम का तो है नहीं, ये तो हर मुसलमान का फर्ज है। वो जो गुफ्तगू कर रहा है, उसने हज के बारे में क्या कहा? मैं ये जुमले नकल कुफ्र नबाशत जरूर आपको बताऊंगा। उसने यही कहा ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो अरबों ने कहा आप तो जा रहे हैं, हमारा आगे क्या होगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा, माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह। तो उन्होंने कहा चलो जी हज कर लो। सोचिए आप, ये शख्स मनाज़रे से भाग रहा है और ये इतना घटिया आदमी है। ये पाकिस्तान तो छोड़िए, ये पहले भारत के लिए क्या कहता था, जरा वो सुनिए। मैं तो इसके तहकीक कर रहा हूं ना, तो मैं तो रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च करना मेरा शौक है और मैं रिसर्च करके चीजें निकालता हूं। जरा आप देखिए ये पहले क्या कह रहा था भारत के बारे में, सुनिए। क्या इंडियन है भाई? That would bring India, the whole subcontinent. You see, it was never one country. Even during the British India is not once, India has never been one entity, even under Ashoka, even under Aurangzeb, it has never been country. The future that I see, if I had my dreams come true, are about the subcontinent being something like Europe, where the entities that exist are Bengal or places like Punjab should be single entities which shouldn't have borders, that should have common currency, that should have common flow of people. But we are different countries. I don't disagree. There is more in common between say Lahore and Delhi than there is between someone in Delhi and Madras. Break up India will That is my political analysis of what's going to happen in the future. How it happens in this. Do you agree with the breakup then? Do you think is it better for the Indian people to break up or no? If it ever dissolves into voluntary dissolution, it will be the best thing that would happen to India. So now you think it would be the best thing to dissolve like that? Yeah. Okay. So now, Like Europe has. क्या इंडियन है भाई? I don't care about India. India can go to hell. मेरी बीवी ने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा अगर सारी दुनिया तबाह हो जाए न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में और हिंदुस्तान बच जाए तो दुनिया खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान वालों को पता नहीं वो किस जन्नत में रह रहे। लानत है ऐसे हिंदुस्तान पे। क्या इंडियन है भाई? लानत है ऐसे हिंदुस्तान, लानत है ऐसे हिंदुस्तान पे, महालानत है ऐसे हिंदुस्तान पे कि जो बीमार और खारिश ज़दा कुत्तों को अपने यहाँ पालता है। आपको भी हो जाएगी ये बीमारी अगर तारिक फतेह को आपने जल्दी वहाँ से नहीं निकाला। अजीत दोवल ये मुझे कॉर्नर नहीं कर सका, सो इसको पासपोर्ट मत देना। इसने तुमसे वादा किया था कि मैं आमिर लियाकत को कॉर्नर करूँगा। ये क्या कॉर्नर करेगा मुझको? मैंने इसको जब मनाज़रे का चैलेंज दिया, तो इसने मुझे कल ट्वीट किया, और जो इसने ट्वीट किया तो मैंने भी इसको वैसे ही जवाब दिया। मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा, आप भी देगा, स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा होगा। इसने मुझे ट्वीट किया और उसके बाद कहने लगा, आई डोंट डील विथ गर्ली मैन लाइक आमिर लियाकत हु अप्लाई लिपस्टिक एंड हु राइड इन द पाकिस्तान आर्मी बच्चाबाजी गेम्स। पहले तो हम तुम्हारी तस्वीर तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कैसे लगोगे लिपस्टिक लगा के, क्योंकि लिपस्टिक तो तुम ही लगा सकते हो। जरा देखना, जरा ये तस्वीर तुम्हारे ऊपर, ओ हो, जरा दोबारा दिखाइएगा, दोबारा दिखाएं। वाह 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 वाह, ये हो तुम आपा मकसूदा। उसके बाद जब इसने ये कहा तो मैंने इसको जवाब क्या दिया, मैंने कहा आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल डिबेट, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज यू थिंक यू आर अ रियल मैन
accept the challenge if you have the balls. उसके बाद इसको जवाब मैंने फिर दिया, it is too easy to bark utter nonsense on Indian TV, but what a shame for India, you don't have the balls to face one Pakistani live. One Pakistani, एक पाकिस्तानी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. उसके बाद मैंने से कहा, why is your head full of girls and बच्चाबाजी? Why? नहीं क्यों? फिर मैंने से कहा कि I understand your attraction towards them, but I am not throwing a deal here. मैं ये काम करने नहीं आया हूँ बच्चाबाजी का और गर्ल्स का. मैं तुझे बताने आया हूँ पूरी दुनिया को, ना तू बच्चा रहा था किसी का और तेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए. वो इसलिए होना चाहिए, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तेरा पता चलना चाहिए, क्योंकि अहादीस के मुताबिक मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ. पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि आवाम की पजीराई इस वक्त क्या है. लोग कितना पसंद कर रहे हैं कि तुम्हारी जो रुसवाई हो रही है, ये खुदा ताला जिसको मौका दे, तुम्हारी जो रुसवाई हो रही है, तुम्हें जो जिल्लत मिल रही है पूरी दुनिया में, वो लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा ये पैकेज मुलाहिजा फरमाइएगा. तानिया के एजेंट, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है. लफ्ज़ मुल्ला जो है वो हमारे पैगंबर को समझ ही नहीं आता कि लफ्ज़ क्या है. पाकिस्तान किस चीज़ का, पाक क्या चीज़ है? 30 लाख बंगाली को मारने के बाद आपको पूछना हो, अगर आप बोलेंगे अल्लाह अकबर पे एक शब्द, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा. ये मेरी धार्मिक आस्था की बात है, मैं बोलूंगा. तारिक दीन व मिल्लत तारिक फतेह करी शख्सियत का हामिल है. वो बेज़मीर इंसान है जो एक अरसे से इस्लाम के बारे में मुग़ल्लिज़ात बक रहा था. फर्जिंदे पाकिस्तान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने दौरे हाजिर के अबू जहल तारिक फतेह को ललकारते हुए मनाजरे का चैलेंज कर दिया. मैं पाकिस्तान के चैनल बोल से तारिक फतेह को चैलेंज करता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में मुझसे लाइव बात कर ले, तेरा बैंड न बजा दिया तो मैं अपनी माँ की औलाद नहीं. डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इस दलेराना इक़दाम को पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में भरपूर सराहा गया. पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान जावेद हाशमी, मारूफ एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान नाज बलोच समेत दीगर शख्सियात ने डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए तारीफी कलमात कहे. भारत के चैनल आज तक ने भी आमिर लियाकत और तारिक फतेह के दरमियान मनाजरे कराने की पेशकश की, लेकिन बुज़दिल तारिक फतेह ने राह फरार इख्तियार करते हुए खुद ही अपनी काबिलियत की कली खोल दी. आज तक न्यूज़ का मैंने चैलेंज कबूल कर लिया था, यानी आज तक न्यूज़ का तो चैलेंज नहीं था, उन्होंने तो मुझे दावत दी है, मैंने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन तारिक फतेह आने को अभी तक तैयार नहीं है. खुद साख्ता हिंदुस्तानी तारिक फतेह को मनाजरे से भागने पर भारत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है. देख लिया आपने, हिंदी अखबार है जनस्थे, उसने भी, ये बहुत बड़ा अखबार है वहाँ का, ये मोदी की जो मैंने बचपन की कहानी सुनाई थी कि वो शादी नहीं कर सकता, जनस्थे ने लिखा है कि आमिर लियाकत ने मोदी की जो मतलब जो मैरिड लाइफ नहीं हो सकी उसका पोल खोल दिया. उसका आप स्लाइड शो देख सकते हैं कि जनस्थे यानी पूरा भारत इस वक्त एक ही आदमी पर लिख रहा है. अमिताभ बच्चन ने भी पूछा है हु इज़ आमिर लियाकत, तो उनको बहुत सारी जवाबात मिले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, लोगों को मालूम हो रहा है. जनस्थे की आप इस स्लाइड शो देख सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया के 7 बदनाम लिखारी हैं, मुस्लिम लिखारी जिनको मुस्लिम है, लेकिन 7 लिखारी जो दुनिया के बदनाम हैं, उनमें भी तारिक फतेह का नाम है. ये आप देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहे हैं ये लिखारी, ये तसीबा नसरीन, ये तारिक फतेह, ये अयान हिरसी अली, एक अयान हमारे मुल्क में भी हैं, ये इब्न वर्राक, ये है अनवर शेख. सबकी शक्लों पे फिटकार है, धित्कार है, अल्लाह की मार है. अली सीना, सलमान रशदाई. तो ये हैं लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बदनाम तरीन लिखारी हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है. तो मैं आपको ये बताना चाहता था डीएनए क्यों होना चाहिए इसका डीएनए इसलिए होना चाहिए, टाइम कितना है, टाइम है, डीएनए इसलिए होना चाहिए इसका क्योंकि अहादीस के मुताबिक, तारिक फतेह गौर से सुनना तुम्हारे मतलब की बात है, ये पता करना अगर वालिद हयात है तुम्हारी. मसला ये है कि वलीद बिन मुगीरा एक शायर था, तो वलीद बिन मुगीरा के लिए सूरह कलम की आयात उतरी. सूरह कलम की जब आयात नाजिल हुई
तो उसमें लिखा था बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, झूठ बोलने वाला, बात बात पे अड़ने वाला। ये सब सूरह कलम की इब्तिदाई आयात हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त अरबी में तिलावत नहीं कर रहा, इसका मफहूम बयान कर रहा हूँ, इसका तर्जुमा जो मफहूम की शक्ल में बयान कर रहा हूँ। बात बात पे कस्में खाने वाला, बहुत ज़्यादा अड़ने वाला, बहस करने वाला, तुनखू, बदतमीज़, जाहिल, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने महबूब पर बेइंतहा प्यार आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे ज़नीम कह दिया। ज़नीम का मतलब होता है बदअस्ल, नुत्फ़े हराम, ये अल्लाह ने कह दिया। जब ये आयात उतरी तो वलीद बिन मुगीरा ने ये आयात उतरने के बाद अपनी माँ के पास, तारीखी वाक़या है, तारीखी बात है, अपनी माँ के पास गया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो मैं ईमान लेकर नहीं आऊँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मोहम्मद का खुदा माज़अल्लाह झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद का खुदा सच बोलता है। तो ये आयात आज मोहम्मद पर नाजिल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं ज़नीम हूँ, यानी मैं बदअस्ल हूँ, यानी मैं नुत्फ़े हराम हूँ, तो तू मुझे सच सच बता। माँ चुप रही, इसने तलवार निकाल ली, कहा कि मोहम्मद का खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकता, मैं जानता हूँ ये सच है, आयात सच है, बता। जब तलवार देखी माँ ने तो उसने कहा, हाँ बेटा, तू जिसकी औलाद है उसकी नहीं है, मैं एक चरवाहे के साथ सोई थी तब तू पैदा हुआ। तो यानी जो भी गुस्ताख रसूल है, जो भी गुस्ताख इस्लाम है, वो कहीं ना कहीं और से आया हुआ होता है। तो तारिक फ़तेह अपनी वालदा से पूछना, अपना तलवार दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपना मुंह दिखा देना पूरा इतना बड़ा जाके, वो वैसे ही डर जाएगी तेरी माँ कि किसको पैदा किया था, क्या निकला। पूछना, तुझे तेरे असल बाप का पता चल जाएगा। और मेरा पूरा यकीन है कि तू एक बाप का भी नहीं है, तो कई बापों ने मिलकर तुझे जो है इस पाप को बनाया है जिसका नाम तारिक फ़तेह है। तो ये तू ख़ास तौर पे जाके पूछना, तुझे पता चल जाएगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम आएंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं बल्कि जाने से पहले कि तू ये जो बोलता रहता है कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये किया है और फला, एक स्लाइड शो देख ले। पाकिस्तान तो क्या तबाह होगा, आसाम की रियासत है, बल्कि आसाम की रियासत का ज़िला है, उसका नाम है डिब्रूगढ़। उधर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, ये जरा गौर से देख ले। पाकिस्तानी परचम आसाम में लहरा रहा है, किसी पाकिस्तानी ने जाके नहीं लहराया है, आसाम के लोगों ने लहराया है। और इस वक्त वहाँ पे जो तंजीम है उसका नाम है हिंदू जना जागृति, हिंदू जना जागृति तंजीम है, उसकी वेबसाइट पर ये ब्रेक हुई है और वहाँ पर आसाम में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। हिंदू जन जागृति तंजीम है, इसने बता दिया है कि पाकिस्तान का परचम लहराने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी हमें इंसाफ दिला सकता है, पाकिस्तानी से हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि भारत में तमाम अक़लियतें, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, या वो आसाम में निक्सल बाग, जितने लोग हैं सब के सब नक्सलाइट हैं, सब परेशान है, तकलीफ में है। तो तुम क्या पाकिस्तान को तबाह करोगे? तुम्हारा भारत तो रोज बरोज तबाह हो रहा है। जब वापस आऊंगा तो बताऊंगा भारतीय फौजी रो किस तरह रहे हैं, रो कर। और ब्रेकिंग न्यूज आपको देने वाला हूं वापस आकर। ब्रेकिंग न्यूज ये होगी, डायरेक्ट डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, क्या है इंडिया, डायरेक्ट डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिस से मुझे एक वीडियो मिली है, डायरेक्ट, कहीं पर भी नहीं है। चैलेंज करता हूं, ढूंढ लो कहीं मिल जाए, मुझे भारत से डायरेक्ट आई है मेरे पास। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये का नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम। भारत रो रहा है, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है तू। तो हम तो सुन रहे हैं, भारत रो रहा है, भारत का हर फौजी रो रहा है, भारत का हर घबरू जवान रो रहा है, भारत की सेना के अंदर आंसुओं और सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही हैं, भारत की फौजी सफ़ों के अंदर बहुत बुलंद आवाज़ में चीखें हैं। एक मसाइब और आलाम की लहर है जो पूरे भारत के अंदर मौजूद है और भारतीय फौजी रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, क्योंकि भारतीय फौजियों को खाना नहीं मिल रहा। लेकिन खाना ना मिलने से पहले जो वो रो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिस से बराह रास्त मौसूल होने वाली वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय फौजी क्यों रो रहे हैं, भारतीय फौजी क्यों चिल्ला रहे हैं, भारतीय फौजियों को ना दाना मिल रहा है ना दुनका, ये करें तो क्या करें और इनके साथ हो क्या रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाइए।
चार पेट ना मार दे और मार सर और मारो और मार नहीं बोलो सर मारो मेरी कंपनी के ना मार नेक्स्ट सेने मैडम ओए सरदार ओ छोटू उधर इधर लम्बा आज तू बोल करे पैसा नहीं कुछ भी यार चलना आप दीवा ओए प्रतिनो बीच में दे बीच में दे ओ सब्जी के बच्चे हाथ आ गया ये भारतीय फौजियों के साथ सलूक हो रहा है, ये उनके अपने लोग कर रहे हैं, ये आप खुद देख लीजिए। और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो रोएंगे, खाना अलग नहीं मिल रहा, सलूक ये हो रहा है। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा है, वो ये कह रही है कि मकबूजा कश्मीर में जो तैनात BSF और आर्मी के जवान हैं उनमें शदीद बेचैनी इसलिए है कि ना उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है और ना ही अच्छी शराब, उन्हें ठर्रा कुप्पी पिलाई जा रही है, जिसकी वजह से वो सही तरह से अपनी ड्यूटियाँ भी नहीं दे पा रहे हैं और अपने अफसरान को शूट कर रहे हैं, खुद ही अपने फ़ौजियों को मार रहे हैं, फ़ौज से भाग रहे हैं। अब तक भारतीय फ़ौज से 30,000 फ़ौजी भाग चुके हैं, भगोड़े भाग गए, निकल गए अपनी फ़ौज से। पाकिस्तानी फ़ौज का क्या मुकाबला करेंगे, सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, अपनी फ़ौज से ये भाग गए हैं। शदीद मुश्किलात का सामना है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो बर्फ़पोश वादी है उसमें जो चौकी है उनमें 2 वक्त के खाने के बजाय पहले 1 वक्त का खाना दिया जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि अगले दिन दिया जाएगा। ऊँट के कोहान की तरह अपने आप को बनाओ ताकि थोड़ा सा खाना बचा के भी रखा करो, कैलोरीज थोड़ी कम होंगी, वज़न थोड़ा कम होगा, इस तरह उनको खाना नहीं दिया जा रहा और ये उस सज़ा समझकर उसे कबूल कर रहे हैं, रो रहे हैं। ज़रा देखिए रो कैसे रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। दश नायक प्रताप सिंह 42 ब्रिगेड में इस समय पोस्टेड हूँ देहरादून में। मेरी सर्विस 15 साल है। मैं 15 जून 2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव और उच्चतम न्यायालय के पास में भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री PMO ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो कि भारतीय सेना के बरखिलाफ हो, ना तो मैं सेना के किसी अम्निशन डैम किसी सेना। इन्होंने लिखा था, इनका लिखना ये था कि मेरी शिकायत दूर की जाएं, सीनियर्स मुझसे बदसलूकी करते हैं। इन्होंने ये लिखा था कि सीनियर्स मुझे अलग कमरे में ले जाते हैं और उसके बाद मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मेरे कपड़े उतार देते हैं, जो आप आगे समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि सीनियर्स मेरे साथ ये करते हैं और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं बता नहीं सकता, मुझे बेइज्जती अपनी महसूस होती है, मेरे साथ अब तक ये कोई 18 बार हो चुका है। तो ये ख़त उन्होंने लिखा और ख़त लिख कर उन्होंने भेजा। तो वहाँ लिवातत भी हो रही है, भारतीय फ़ौज में लिवातत भी हो रही है, लिवातत का काम भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कौम लूत भी ये काम किया करती थी और वो भी ज़ाहिर है कि इसी नस्ल में से है, तो ये कर रहे हैं, लिवातत का काम कर रहे हैं। तो अब उसके अलावा भारतीय फ़ौजी ये भी कहते हैं कि मेम साहब को शॉपिंग के लिए लेके जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, साहब के जूते पॉलिश करना, मेम साहब के जूते पॉलिश करना, ये भी हमारे साथ हो रहा है। एक और क्लिप ज़रा देखिए। Several Jawans have taken to social media to expose the treatment and quality of food being given to them. Another Jawan has posted another video. A CRPF Jawan, Meetu Singh, has conducted a sting operation at a DIG's residence where soldiers can be seen doing menial jobs. Jawans can be seen cleaning the superior's backyard, gardening, taking care of the dog and even polishing shoes. The video was allegedly taken last month when the Jawan was sent to the DIG's residence to do some work. The Jawan also spoke to India Today and narrated the kind of work he and his peers are made to do. He also said that BSF Jawan Tej Bahadur had given him the courage to speak out. इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम आपको थोड़ा सा और बताएं तो उनकी हुकूमत कहती है राशन के मामला तसल्ली बख्शे भैया,
और फ़ौज में कोई अदम इत्मीनान नहीं है। और भारतीय वज़ारत दाखिला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि राशन के मामलात बहुत अच्छे हैं, फ़ौज हमारी बड़ी अच्छा खा पी रही है और कोई किल्लत नहीं है, क्वालिटी फूड मिल रहा है उनको, रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। ये पता नहीं फिर वीडियोस कहाँ से आ रही हैं, मेरा ख्याल ये भी हम शायद हम बना रहे हो, ये भी हमारी कोई फेक वीडियोस हो हैं, ये भी हमारा काम है, ये कह देना हमारा ही काम है, ISI का काम है। अब तो खैर ISI का क्या होगा, आमिर लियाकत का काम है, वो कर रहा होगा। उसके अलावा जी राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जो बदसलूकी का जो पैगाम आया है वो देखिए नहीं कहना चाहिए था उनको आकर, अगर बदसलूकी हो रही थी तो हमें बता देते। अरे 18 बार हो गई उसके साथ, 19वीं बार लिखेगा ना, वरना 19वीं बार फिर हो जाएगी। उसे लिखा, आपने कहा नहीं भाई बदसलूकी की बात नहीं कहनी चाहिए थी। एक और जरा क्लिप देखें आप जी। जो अपनी सेना का बजट खा जाते हैं, फौजियों को उपली दालें खिलाते हैं, करप्शन जब इनकी सामने आती है तो फिर ये कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। किसी बेचारे ने भूख के मारे ने ये बातें खोली है, इज्जतें रोली है, न तनख्वाह मिलती है न कोई पेंशन है, बेचारी सेना को यही तो टेंशन है। पराठे सूखे हैं, चाय भी ठंडी है, दाल में बस पानी नमक और हल्दी है। तुम इन बेचारों को, जलीलों ख्वारों को, भूख के मारों को, जो उठा न सके हथियारों को, यूं ही मरवाओगे कि जितने लाओगे ले जाना पाओगे। इंडिया की जान शर्माओगे। है इंडिया के सेनापति ये बता, तेरी भूखी फौज लड़ेगी क्या? इन्हें कुछ तो खिला जरा दाल को तड़का तो लगा। तूने उनसे टकराने की बात है की, जो खाना खाते हैं शेरों सा, तू जरा अकल से काम ले, जामुदी को ये पैगाम दे। ये पड़ोस का मुल्क है शेरों का, जो घुसा वो निकल नहीं पाएगा। इन्हें उबली दाल खिला के तू ना ऐसी मौत हराम दे। जो लड़ने आओगे तो जाना पाओगे, जो सर्जिकल की तो बता दें ये तुमको, तो हमसे ऐसी जगह चोट तुम खाओगे, दिखाना पाओगे, फिर अपनी सर्जरी कराओगे। सोचना भी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और अब हम आपको लिए चलते हैं इनके कुछ घटिया इल्ज़ामात की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे सेक्युलर भारत अपनी मौत आप मर रहा है। भारत में अब कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, भारत एक इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है। और ये बात आमिर लियाकत हुसैन या पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये गार्जियन की स्टोरी कह रही है। गार्जियन का स्लाइड शो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। गार्जियन का स्लाइड शो कहता है कि भारत में मसीहों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है।
क्रिश्चियन कम्युनिटी भारत में इंसानी हुकूक का सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शिकार हो रही है और इंसानियत वहाँ तरस रही है। मसीही बिरादरी को जगह नहीं मिल रही जीने की, मसीही बिरादरी पर तशद्दुद किया जा रहा है, मसीही बिरादरी की इबादत गाहों में घुस कर उन पर हमले किए जा रहे हैं, मसीही बिरादरी वहाँ पर महफूज नहीं है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसीहों के साथ बुरा सलूक ये किया जा रहा है कि उन्हें कन्वर्ट होने पर मजबूर किया जा रहा है। और मसीह घबरा कर, क्योंकि मुसलमानों का मसला तो ये है कि मुसलमान मर जाता है लेकिन कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन मसीह घबरा कर कन्वर्ट हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के सामने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने और शिवसेना के सामने। उनके गुंडे, उनके बदमाश, उनके लुच्चे, उनके लफंगे जब उनके सामने आते तो वो मजबूर हो जाते हैं। ये गार्जियन की रिपोर्ट है। और उसके बाद इनकी तंग नजरी, मैं फिर कहूंगा माहिरा खान को, फवाद खान को खास तौर पर कि मत जाएं वहां पर, तंग नजरी मुलाहिजा फरमाइए कि फिल्म अवार्ड्स जो होने वाले हैं उन फिल्म फेयर अवार्ड्स में 4 भारतीय प्रोड्यूसर्स ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया है कि इसमें पाकिस्तान की 4 नामजदगियां क्यों हुई। और अब ये 4 भारतीय प्रोड्यूसर्स के बाद अब ये 8 में तब्दील हो चुके हैं। 4 पाकिस्तानियों को नॉमिनेट किया था, जिनमें 3 बड़े नाम मैं आपको बता देता हूं। राहत फ़तेह अली खान साहब हैं और उसके अंदर फवाद खान साहब हैं, एक और नाम है, इनको नामजद किया गया था। लेकिन इनकी नामजदगी पर बड़े प्रोड्यूसर्स ने एहतजाज किया है, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, हम नहीं आएंगे फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये है इनकी, जिनको कहते हैं दरिया दिली। हमारे कुछ लोग कहते हैं हम भारत गए, हमें बहुत प्यार मिला। एक साहब हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, जब भारत गया तो मुझे बहुत प्यार मिला। उन्हें भारत में बहुत प्यार मिला, उन्हें पाकिस्तान में प्यार नहीं मिला, लेकिन उन्हें भारत में प्यार मिला। पाकिस्तान ने उन्हें हीरो बनाया, पाकिस्तान ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन उन्हें प्यार जो मिला है वो भारत में मिला है। यह है भारत का प्यार जो वो दिखा रहे हैं और जो वो बता रहे हैं। कल भारत ने एक हरकत ये की कि अफगानिस्तान में एक हमला हुआ और उस हमले में बहुत सारे लोग जहाँ भाग हुए, जिनमें अमारात के सफ़ीर भी शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि उस हमले के बाद अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने एक साजिश की। उनकी खामा न्यूज़ एजेंसी है और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान और ISI इन हमलों में मुलव्विस है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खलीफा ने इस बात पर यकीन नहीं किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इन बयानात पर यकीन नहीं किया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी तहकीकात जारी रखी। और तहकीकात के बाद आज उन्होंने ये कहा है कि हमारे एम्बेसी के बाहर जो हमला हुआ है उस पर खुद अफगान हुकूमत मुलव्विस है। बताइए ज़रा, खामा न्यूज़ एजेंसी की खबर को रद्द कर दिया। मैं तो सारे सबूत स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं कि अफगान हुकूमत मुलव्विस है। लेकिन हम अपने आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का ये हुस्न सलूक भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने इस फौरी तौर पर हमले के बाद टेलीफोन किया। टेलीफोन करने के बाद अशरफ गनी साहब से उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि दोनों ममालिक को मिलकर और साथ आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। जिस साहब ने भी यही कहा कि हम साथ मिलकर चलेंगे, हम साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके बाद खामा न्यूज़ एजेंसी ने यह हरकत की। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने सारा भांडा फोड़ दिया और उन्होंने बतला दिया कि खुद अफगान फोर्सेस इन हमलों में मुलव्विस हैं, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तो पाकिस्तान को बदनाम करने की अजीत कुमार दोल की जो कोशिशें हैं वो नाकाम और नामुराद रहेंगी। 1999 के तैयारे के हादसे का पहले इल्ज़ाम डाला, अब कल इसने अफगानिस्तान पर हमले का इल्ज़ाम डाल दिया। तू जितने इल्ज़ाम डालता रहे, तेरी तबाही और बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। और वो जो एक तुम्हारा खास प्रोग्राम होता है ना कि आपका वक्त शुरू हो चुका है, अब तो आपका वक्त भी शुरू हो चुका है। अब आपकी तबाही और बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। मैं एक आपको खबर और बताने देना चाहता हूं कि हामियाने मियाँ साहिबान और क्या कहें बाजुए बिरादरान को ये उम्मीद, तवक्को बल्कि यकीन था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इनके आने के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और होने भी चाहिए। लेकिन ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि किसी के लिए भी मुश्किल है कि जो पलड़ा एक तरफ भारी है उसको हम किसी तरह हल्का कर दें। तो ये समझ रहे थे कि हमारे पास बड़ी ताकत आ गई है तो अब हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि डॉन लीक्स का मामला बहुत जल्द आगे बढ़ रहा है, गले पड़ने वाला है। और जो नीला पीला चैनल जिस समत में जा रहा है वो मामला भी गले पड़ने वाला है। नीला पीला चैनल जिस बुनियाद पर ब्लॉगर्स की गुमशुदगी के मामले को हवा दे रहा है, अभी तो शुक्र करें आमिर लियाकत ने बोलना नहीं शुरू किया है। लेकिन अगर आमिर लियाकत बोल पड़ा तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि खामोश हो जाएं, वरना मैं जब हकीकत बयान करूँगा
तो शायद इनके पूरे इदारे को मुल्क से भागना पड़ेगा, ये मुल्क से चले जाएंगे, क्योंकि इस इदारे के अंदर, क्योंकि मैं आपको ऐसा तमाम मकातिब फ़िक्र का फतवा ला के दूंगा, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें तमाम मकातिब फ़िक्र का, तमाम, और आलम इस्लाम का कहेंगे आलम इस्लाम का ला के दूंगा, अगर आप कहेंगे मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का ला के दूँ, मैं उनका ला के दूंगा, जामिअतुल अज़हर का ला के दूंगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद उस इदारे में काम करने वाला हर फर्द उनकी इस रिपोर्टिंग के बाद दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर वो जो वहां बातें कर रहे हैं, जो गुफ्तगू, मैं आपको अगर वो लफ्ज़ सुना दूं जिस तरह वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं एक मामले पर, तो बहुत ख़तरनाक मामला हो जाएगा। लिहाजा मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को लगाम दें, वो ये सोचें, ब्लॉगर्स की गुमशुदगी अपनी जगह पर उन्हें ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन उनके जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश कोई ना करे, उनके इतने घनौने जराइम हैं कि कोई इन पर पर्दा डालने की कोशिश ना करे। बिल्कुल उनके प्रोड्यूस करने की बात करें, लेकिन ये ना कि उनके साथ जुल्म हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल उनकी गुमशुदगी हुई है, सामने आना चाहिए। और ये किसने कह दिया कि कोई एजेंसी उठा के ले गई? कोई इल्हाम हुआ है, कहीं से खबर आई है, किसी ने बताया है? तालिबान भी ले जा सकते हैं, कोई और भी ले जा सकता है, इंतहा पसंद ग्रुप भी ले जा सकता है, नहीं, हर चीज़ एजेंसी। तो ज़रा अभी मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ज़रा अपने आप को थोड़ा सा होशियार रखें। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। हम आपको डॉन लीग्स की तरफ लेकर चल रहे थे। डॉन लीग्स का मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त आपको चौधरी साहब का शॉर्ट नहीं दिखाएंगे। चौधरी साहब ने फरमाया था, मैं मुख्तसर बता देता हूं कि उन्होंने कहा था कि डॉन लीग्स के मामले पर जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी दरहकीकत मैंने नहीं बनाई है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है। तो वो कमेटी अपना काम कर रही है और अभी उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अब मैं आपको जो इत्तला दे रहा हूँ वो ये है कि कमेटी ने मजीद 20 दिनों की मोहलत मांग ली है। 7 जनवरी को ये मोहलत खत्म हो गई थी। अगर लोग समझ रहे हैं और एंकर समझ रहे हैं कि 7 जनवरी को मोहलत खत्म होने के बाद अब परवेज़ रशीद साहब दोबारा वफाकी वजीर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि कमेटी ने मजीद 20 दिन की मोहलत ली है और फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी से गुरेज और राना सनाउल्लाह साहब के जो एक अजीब व गरीब बयानात हैं उनसे कशीदगी बढ़ रही है। गो के डॉन लीग्स पर IB ने, MI ने, ISI ने, इन सब ने अपनी मालूमात शेयर की हैं। लेकिन अभी इसका फैसला होना बाकी है कि वो कौन सा ऐसा लिकर का आदी था जिसने लीक की है ये सारी खबर। कोई लिकर का आदी था जिसने लीक की है और कीकर के पौधे के नीचे उसने पता नहीं खींचा तानी का कौन सा एक यूँ समझ लीजिए कि एक मैदान लगाया था। हालांकि कुछ एंकर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कमेटी के चेयरमैन जो हमारे जस्टिस रिटायर्ड रज़ा साहब हैं, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली और कुछ दिनों बाद परवेज़ रशीद साहब फिर से काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन खारियाँ ने सारे मीठे ख्वाबों को खारा कर दिया है। खारियाँ में जो कुछ हुआ है अब पता ये नहीं चल रहा है, क्योंकि फौजी अफसरान ने अपने सरबराह से पूछा है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से कि डॉन लीग्स का सर कुछ पता नहीं चल रहा। सर पता नहीं चल रहा डॉन लीग्स का क्या हुआ है। सर पता नहीं चल रहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं फौजी अदालतों के बारे में कि उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ माविन साबित नहीं हुई। सर क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आर्मी चीफ ने पैगाम नुमा जवाब में अपने जवानों से ये कहा है कि मैं फ़ौज के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूँगा। वुज़रा भी अभी मस्त है, अभी बहुत सारे लोग अपनी मस्ती में गुम हैं, लेकिन बाजवा साहब का जो डंडा है वो मेज़ पे सामने आ गया है। देखते हैं कि डॉन लीग्स का मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि अब तो कहना ही पड़ेगा सबको कि पलट तेरा ध्यान किधर है। इस्लामाबाद का डी चौक नहीं था, ये बिल्कुल भी लाहौर का कोई मकाम नहीं था, रायवंड की तरफ जाने वाला रास्ता भी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो मैच जीता था, मैच की खुशी, जीतने की खुशी में वहाँ के लोगों का ये नारा था, ऑस्ट्रेलियंस के साथ मिलकर वो नारा लगा रहे थे कि गो नवाज गो का। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये वहीं का क्लिप था, मैंने आपको दिखा दिया। प्लीज़ इसमें मुझे नहीं पकड़िएगा। माँ दुनिया आप ये कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अब यही कर सकता हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम के साथ इसी चैनल पर हाजिर होंगे। इस अपने फन के साथ मैं बहुत खाली किया। अल्लाह हाफ़िज़। टेक्नोलॉजी जो हमें आपके करीब लाती है, हम यहाँ से लाते हैं आपके लिए वो तस्वीर जो है हर अंदाज से जुदा। बोल, एक पाकिस्तानी क्या कर सकता